हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। साउंड बताओ, आज साउंड परफेक्ट है कल से या नहीं? साउंड का ही लोचा है, उसकी क्लियरिटी देखनी है। ओके, क्लियर है पहले से, ठीक है। ओके ओके ओके, ऑल परफेक्ट। इसका मतलब साउंड ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी, जिसका 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम का वेटेज है। सबसे तगड़ा वेटेज। हाँ भाई, अच्छे से करनी है, तरीके से करनी है। भाई अब 1 साल बाद क्लास हो रही है हम लोगों की, एग्जैक्ट 1 साल बाद। और उस साल में आज हम पढ़ने वाले हैं जिस साल में आप सिलेक्शन देने वाले हो। समझे? यस 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 यस। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले सबको। ठीक है, नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं सबको, ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और ऐसी आशा करते हैं कि ये साल आप फोड़ दोगे। ठीक है। हाँ, 2025 आपके सिलेक्शन का ईयर होना चाहिए, ये दिमाग में रखो। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है 25। तो 25 सिलेक्शन वाला ईयर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ संकल्प बना लो, भाई ये करना ही है मुझे। ठीक है, एकदम सटीक टाइम है। दिसंबर निकल के गया है, जनवरी में हम प्रवेश किए हैं। कोर्स भी हमारा एंड पर चल रहा है, बिल्कुल एंड ही है। अब क्या है, बायोटेक के बाद इवोल्यूशन खत्म। ठीक है, 5 लेक्चर का इवोल्यूशन है। ओके, हो सकता है मेरी कुछ क्लास तरुण सर लें, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बराबरी पर आना चाह रहे हैं, हम दोनों बराबर आए तो एंड लगभग साथ एक जैसा हो। ठीक है, तो लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट लगभग एक जैसा हो, तो कुछ क्लास मैं उनको भी दूंगा जिससे कि वो भी थोड़ा सा पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिससे कि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए आगे की, वो प्लानिंग एकदम सटीक बैठे। देखो, साल बदल रहा है, बच्चा लिख रहा है वक्त बदल नहीं रहा। ठीक है, देखो समय रुकता नहीं है, ये दिमाग में रखो, वक्त सेम नहीं रहता। साल बदल रहा है, वक्त भी बदलेगा। पर वक्त तभी बदलेगा जब आज तुम अपने अंदर परिवर्तन, बदलाव लाओगे। बदलाव तभी होगा जब आप जो पढ़ रहे हो साथ में बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी। समझ रहे हो? साथ में भाई मैक्सिमम अमाउंट में आप, मतलब बढ़िया तरीके से आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। आप अपनी ज्यादा से ज्यादा कमियों को आइडेंटिफाई करोगे और उन कमियों पर काम करोगे, तो नो डाउट बदलाव सब में आएगा। ठीक है, वक्त तो कभी रुकता नहीं है, ना वक्त में बदलाव नहीं आ रहा, ये गलत फहमी है बेटा। वक्त ही तो है जो कभी रुकता नहीं है। वक्त ही तो है जो हर समय चल रहा है, हर समय। वो किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे कोई बड़ा, बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, या बिल्कुल एकदम, बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल गरीब इंसान हो, किसी का वक्त इंतजार नहीं करता। वक्त हर समय निरंतर चल रहा है अपनी मस्त चाल से। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है। क्या लिख रहा है बच्चा? अच्छा ठीक है, बस वही मैं कह रहा हूं कि वक्त बेटा कभी रुकता नहीं है, मैं सही कह रहा हूं, वक्त रुकता नहीं है। ठीक है, वक्त चल रहा है, बस आपको वक्त के साथ चलना है, बस यही काम करना है। ठीक है, वक्त के साथ चलो। ठीक है, हाँ समय से पीछे रह गए, बैकलॉग ये चीजें आ गई तो चीजें बिगड़ जाएंगी। सिलेबस आपका बहुत टाइमली हम एंड कर रहे हैं, बहुत टाइमली। लोग मार्च में जाकर के एंड करते हैं। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि अगर लगातार क्लास मिल जाती तो मैं जनवरी में भी खत्म कर देता। बट हाँ, ये है कि कोई ऐसा हड़बड़ी, कोई वो नहीं कि झंडा गाड़ना है कि मैंने पहले कर दिया। बस है, ठीक है, बायो का आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, जिससे कि हम कुछ आगे की प्लानिंग कर पाए आपके लिए बायो की एक साथ। तो बायो हम लोग फैब में एंड कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, फिर हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे कि प्रैक्टिस कैसी कराई जाए मैक्सिमम क्वेश्चंस की, डिफरेंट डिफरेंट वे में, मैक्सिमम पैटर्न में। ठीक है, चाहे उसमें एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन हो, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड हो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड हो, एआर हो, उनकी प्रैक्टिस कैसे हो, वो सारी स्ट्रेटजी बनानी है। वो तब होगी जब एक बार आप, ठीक है, जैन लास्ट और फेब के मिड में आप अपना सारा कोर्स खत्म कर लो। ठीक है, बस फिर अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, साल भी बदल रहा है और आप लोग जो खतरनाक मेहनत कर रहे हो, इससे वक्त भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, आज जहां पर हो, नो डाउट नेक्स्ट ईयर आप उससे बहुत बेहतर पोजीशन पर होगे। ठीक है, पर विश्वास रखना अपने ऊपर।
सारा खेल विश्वास का है, फेथ का है, बिलीफ सिस्टम का है। बिलीफ है तो वो चीजें होंगी, और बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हम कहते हैं कि भगवान है, चर्च में भगवान है, ठीक है, क्या देखे हैं किसी ने? पर विश्वास है तभी तो हम इतना मतलब प्रे करते हैं, चीजें करते हैं। विश्वास है तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो सारा खेल विश्वास का है। जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आपका मानना होगा, तो वैसी ही चीजें होना चालू हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहो भाई एकदम, ठीक है। निगेटिव थॉट एक भी नहीं आना चाहिए कमेंट के अंदर कि नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। सब कुछ होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अपना 100% दो, फिर यार बाद बाकी का छोड़ दो, ठीक है। अपना 100% दिया है। अगर वाकई में डॉक्टर बनना होगा तो कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर के अलावा कुछ और बड़ा बनना होगा, मिनिस्टर बनना होगा, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। किसी और फील्ड में जाना होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सिंगर आर्टिस्ट बनना होगा, तो भाई ठीक है, आप उस फील्ड में चले जाओगे आगे जाकर के। पर मलाल नहीं रहेगा यार पूरा 100%। अगर यहाँ 100% नहीं दिया आपने तो कहीं पर भी 100% नहीं दे पाओगे। यहाँ मेहनत नहीं की तो आप ठेल लगाओगे ना, तो वहां पर भी मेहनत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस ये है कि यार जो भी टाइम मिला है मुझे, ये 3-4 महीने का, इन 3-4 महीने में डट के बढ़िया तरीके से मेहनत करूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लूंगा, जो होगा छोड़ते हैं ऊपर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले मैंने बात की थी आपकी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसके अंदर हमने टूल्स स्टार्ट कर दिया था, और टूल्स के अंदर भी मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खत्म कर दिया है, ठीक है, मतलब एंजाइम वाला पार्ट पूरा कर दिया है। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लोनिंग वेक्टर। यस, तो आज का टारगेट क्या होगा आपका? क्लोनिंग वेक्टर, ओके। क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट भी हम कवर कर देंगे आज ही, ठीक है। यस, आज ही होस्ट भी कवर हो जाएगा। तो एक बार क्विकली मैं रिवाइज कराता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत ठोक बजा के मजबूत तरीके से आगे लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने बताया था बेटा कि भाई डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट और फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, आप समझ रहे हो। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने आवर्स की स्टडी करनी है, आवर्स के बेस पर स्टडी करनी है, टारगेट के बेस पर स्टडी करनी है। मैं हमेशा टारगेट के बेस पर स्टडी की बात करता हूं, घंटों के बेस पर नहीं। कई बच्चे 2 घंटे में उतना कर लेते हैं, कई बच्चे 10 घंटे में भी उतना नहीं कर पाते। तो घंटों के बेस पर स्टडी नहीं होती है, टारगेट के बेस पर। आज का टारगेट ये फिनिश करके ही सोएंगे, ये करना पड़ेगा भाई। हाँ, टारगेट बेस्ड स्टडी, यस, ठीक है। चलो खैर ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी एक बार कोर्स खत्म कर लें तो एक सेशन बीच बीच में सेशन रखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, वो चीजें रखेंगे इसको, ठीक है। एक मैं प्रॉपर सेशन ही रखूंगा इसका। हाँ, वापस आओ, ठीक है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गई। भाई करंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? भाई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यस, ठीक है। जीन थेरेपी, यस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डीएनए वैक्सीन, ये सब क्या है? लेटेस्ट करंट टुडे बायोटेक्नोलॉजी। भाई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने एक बात बोली थी, इट इज इंटीग्रेशन, टर्म आ गया इंटीग्रेशन। यदि आप नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हो सेल के साथ, सेल के किसी पार्ट के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, आप समझ रहे हो, यस, या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट के साथ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस बना रहे हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ये है लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और इसका भाई प्रिंसिपल 2 चीजों पर बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है मैनिपुलेशन इन डीएनए एंड आरएनए, यानी केमिस्ट्री चेंज करना, और केमिस्ट्री चेंज करोगे तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होंगे, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है जहां भी आप काम कर रहे हो, जिन इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हो, उसको कंटामिनेशन फ्री रखना, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना। फिर मैंने जीन क्लोनिंग की बात की थी। मैंने जीन क्लोनिंग के लिए सबसे पहले आपको जीन को आइडेंटिफाई करना, जीन को आइसोलेट करना, फिर जीन को एक वेक्टर में, जीन को एक होस्ट में पहुंचाने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो आज कराने वाला हूं, ठीक है। तो वेक्टर को आइसोलेट करना, वेक्टर और जीन को कट करने के लिए सेम एंजाइम को यूज करना, और फिर एक रिकॉम्बिनेंट बनाना लाइगेज की हेल्प से। रिकॉम्बिनेंट 2 टाइप्स ऑफ डीएनए के कॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेंट बनता है, और रिकॉम्बिनेंट जब बनता है तब उस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में ट्रांसफर करना है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उस होस्ट को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस क्या होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यस, अनु वर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा, लेकिन तुम लेट आ रहे हो, कोई नहीं, तेजी से ज्वाइन करो, तेजी से समझो, रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है।
ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रिकॉम्बिनेंट बना लिया आपने, ट्रांसफॉर्मेंट भी बना लिया। अब ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर समझना, वो जब जीन जाएगा तो वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, प्लाज्मिड बनाएगा तो उसकी भी मल्टीपल कॉपी बनेगी। फिर जब उसकी प्रोजेनी बनेगी तो उसमें भी प्लाज्मिड जाएगा, वहां भी मल्टीपल कॉपी बनेंगी। तो जो मल्टीपल कॉपी जो बनेगी बेटा, ठीक है, ये इनडायरेक्टली आपके जीन की तो क्लोनिंग कर रही है, जीन की मल्टीपल कॉपी बना रही है। इसी को हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है अनु, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस अब एकदम फोकस करो, एकदम फोकस करो, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहला रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया, जरा बताओ। पहला रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया, याद है? ये एक दूसरे से पूछा करो, ठीक है, कि बता बेटा, जो भूलने वाली चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट? ठीक है, बिल्कुल सही, कोहेन, बोयर और स्टैनली, यस। बोयर और स्टैनली ऐसे याद रखो, ठीक है, यस, बोयर और स्टैनली याद रखो, ठीक है, याद रहेगा इससे, ठीक है। बोयर और स्टैनली, यस, इन दोनों ने मिलकर के पहला रिकॉम्बिनेंट बनाया, ठीक है। अच्छा, कब बनाया? 1972, यस, 1972 में बनाया। किस टाइप के जीन को जोड़ा गया था प्लाज्मिड में? ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा गया था प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इकोलाई नहीं भाई, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया। और वो इकोलाई नॉर्मल इकोलाई नहीं रहा, वो ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई बन गया, ठीक है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। फिर बाद में हम आ गए थे भाई, टूल्स की बात की थी हमने। टूल्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ने, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, ठीक है, दूसरा वेक्टर जो मैं आज कराऊंगा, और तीसरा होस्ट जो मैं आज कराऊंगा। डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैंने बात की थी सबसे पहले। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू या गम, पॉलीमरेज जो डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाए, एम्पलीफिकेशन कराए, ये तीन चीजें आपको पढ़नी थी। तो पॉलीमरेज में एक लाइन याद रखनी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में ओनली फर्स्ट यूज करते हैं। लाइगेज T4 लाइगेज होता है, जिसको बैक्टीरियोफाज, T4 बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट करते हैं, जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करता है, डीएनए की बैकबोन को तोड़ने का काम करता है। डीएनए की बैकबोन को जो तोड़ दे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ दे, वो कौन है? बस बैकबोन याद रखो। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बैकबोन बनती है पूरी की पूरी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और एक फॉस्फेट से दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो इसको तोड़ने का काम करता है मॉलिक्यूलर सीजर, यानी हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये ध्यान रखनी है आपको बातें जो मैं डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने बताया सबसे पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। जरा बताओ किस साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी थी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हाइपोथेसिस किसने दी थी? अरबर साहब ने, यस। हाइपोथेसिस दी थी अरबर साहब ने, यस। अरबर साहब ने हाइपोथेसिस दी 1963 में। भाई अरबर साहब के संग उनके स्टूडेंट्स भी थे, उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर के पता लगाया कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोफाज वायरस के इन्फेक्शन से मारे जाते हैं। तब उन स्टूडेंट ने कहा ना सर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो उन बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। जब बचने का वाला टर्म आया तो यार कुछ तो उनके पास प्रोटेक्टिंग सिस्टम होता है, तो पता लगाया उनके पास प्रोटेक्टिंग सिस्टम क्या है। तो बैक्टीरिया के पास दो टाइप के एंजाइम देखने को मिले। एक ऐसा एंजाइम जो अपने ही डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, और मिथाइलेटेड डीएनए को कभी भी कोई एंजाइम कट नहीं कर पाता, ठीक है, अपने ही डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम थे जो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए के से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस जब भी कोई वायरल डीएनए या आरएनए होस्ट में एंटर करता है तो उसके टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन मिथाइलेटेड होता है, और अपने डीएनए को तो उन्होंने मिथाइलेशन कर ही दिया। तो ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। यस, समझ में आया नहीं आया? हाँ। तो अरबर साहब और उनके स्टूडेंट ने इतनी बात खोज ली थी। फिर स्मिथ और नाथन इन्होंने मिलकर के पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया, यस। और बाद में जाकर के इन तीनों साइंटिस्टों को ही, ठीक है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, यस, नाथन, स्मिथ और
अरबर साहब को, ठीक है। तीनों को ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1978। एब्सोल्युटली राइट बेटा, ठीक है, 1978 में, बिल्कुल सही विशाल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? फिर फाइनली हमने बात की, अब आगे की कहानी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। ये भाई एंडो भी होते हैं और एक्सो भी होते हैं। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, जो अंदर से तोड़ते हैं वो एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर से तोड़ते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सो तो हमारे काम के नहीं, हम एंडो पर फोकस करते हैं। एंडो भी कई टाइप के थे भाई, एंडो भी कई टाइप के थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप, पर यहाँ हमें टाइप 1 और टाइप 2 पर फोकस करना है, क्योंकि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ढूंढा गया था वो टाइप 1 था, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज ही नहीं होता। टाइप 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो आपसे पूछेगा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो टाइप 2 था, हिंद 2, इट इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या होता है, ये दिमाग में आता है। 1 में ध्यान रखना 3 सब यूनिट होती हैं, 2 में 2 ही सब यूनिट होती हैं। 1 को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, पर साथ में एटीपी भी चाहिए। 2 को एटीपी नहीं चाहिए, ओनली मैग्नीशियम आयन चाहिए, जो हम इन इन विट्रो कंडीशन में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें 3 यूनिट होती है 1 के अंदर, एक मेथाइलेशन करती है, एक रिकॉग्नाइजेशन करती है, और रैंडमली कट कर देती है। रैंडमली कट करती है तो हमारे लिए बेकार हो गया, और एटीपी का यूटिलाइजेशन कर रहा है तो भी बेकार हो गया, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए जो एकदम रिस्ट्रिक्शन साइट पर, क्लोनिंग साइट पर एग्जैक्ट कट लगाए, ठीक है। यस, वो था टाइप 2, इसलिए टाइप 2 को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई थी। फिर फाइनली बात की थी मैंने कि भाई ये कट कहां लगाते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कितने न्यूक्लियोटाइड की हो सकती हैं, 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब है उल्टे सीधे एक समान, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, जैसे मलयालम, मलयालम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जैसे जी ए ए टी टी सी, इधर से पढ़ो जी ए टी टी सी, तो ये उल्टे सीधे एक समान है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। इसमें हिंद 2 और इको R1 इस पर फोकस करना है, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करना है, ठीक है, इनकी सीक्वेंस पर फोकस करना है। हिंद 2 का जरा सीक्वेंस बताओ क्या है, जी टी टी ए सी, जी टी टी ए सी, क्योंकि टीटी पहले आया, टीटी पहले आया, जो एंजाइम पहले आया उसमें, तो जी टी टी ए सी हिंद 2 में आता है। और जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी इको R1 में आता है, ठीक है। इसमें टीटी बाद में आता है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो टीटी पहले आया, हिंद 2 पहले आया, इसलिए हिंद 2 में टीटी पहले आया, तो जी पहले आएगा, जी टी टी ए सी, उसमें जी ए टी टी सी, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद रखने, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, ये एंजाइम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही कट करते हैं, रैंडमली कहीं कट नहीं करते। अब कट करने के तरीके भी मैंने बताए थे, कुछ एंजाइम ब्लंट सीधा कट लगाते हैं, और कुछ एंजाइम जिग जैग कट लगाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री रह जाते हैं, इसलिए इनको स्टिकी एंड बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने नॉमेनक्लेचर की बात की थी, भाई हिंद 2 में एच क्या है, उस बैक्टीरिया की स्पीसीज, सॉरी सबसे पहले क्या आएगा, जीनस, भाई किससे आइसोलेट किया, फिर स्पीसीज कौन सी है, फिर उसका स्ट्रेन कौन सा है, हाँ स्ट्रेन कौन सा है, और फिर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यस, जैसे हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा में हीमोफ्लस क्या है, यस, हीमोफ्लस क्या है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा में हीमोफ्लस क्या है, जीनस, यस, जीनस, मृदुल, मृदुल एकदम तुरंत बोलता है, ठीक है। जीनस, मनीष यादव, यस, जीनस। अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करता हूं, स्पीसीज, छोटे टर्म से लिखते हैं। फिर डी क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है, हर बैक्टीरिया के कई स्ट्रेन होते हैं, वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं। और आगे 1 2 3 जो भी लिख रहा हूं, ठीक है, वो सब क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, पर्टिकुलर उसी स्ट्रेन से, क्लियर है। ऐसे ई को R1, ई मतलब स्ट्रेशिया को कोलाई, आर स्ट्रेन 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एफ दैट स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर कट कैसे करते हैं समझ में आ गया। एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल बताए थे मैंने रिकॉम्बिनेंट वाले, यहां तक की बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, डाउट है किसी का तो लिखो।
अब देख पाऊंगा कि इतनी दूर से बहुत अच्छे से दिखता नहीं है मुझे। हाँ, एग्रोस जेल वाला पार्ट तो मैं आगे कराऊंगा भाई, अभी यहाँ थोड़ी ना कराऊंगा। भाई गले में इन्फेक्शन हो गया है, गरारे करो हल्दी नमक के पानी से, ठीक है। अच्छा, डेंगू और चिकनगुनिया, मैं इसकी एक स्लाइड दे दूंगा आपको, ऑलरेडी बनी हुई रखी है, उसमें ऐड करना रह गया था। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर के एंड में डेंगू और चिकनगुनिया की मैं स्लाइड लगा दूंगा, तो अगले, हाँ अगला वाला लास्ट, जहां तक लास्ट होना चाहिए। तो ये डेंगू चिकनगुनिया की एक स्लाइड बनाऊंगा, एक तरफ डेंगू होगा, एक तरफ हाथ में चिकनगुनिया होगा एक साथ। बस आपको बस वो देख लेना है, टेंशन मत करो उसके लिए। वर्किंग बता तो दिया, तुम सोते रहते हो। वर्किंग दो तरीके से होती है, ब्लंट एंड स्टिकी एंड, ये तो बताए थे मैंने, कैंची से काट के भी बताए थे मैंने कल। ठीक है, पूरा करा दिया मैंने, तुम सो रहे हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिपीट सर, अरे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उल्टे सीधे एक समान, जी टी टी ए सी, नीचे देखो जी टी टी ए सी, या जी ए टी टी सी, फिर ऐसे पढ़ो जी ए टी टी सी, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, एक स्टैंड पर ऐसे पढ़ोगे दूसरे स्टैंड पर ऐसे पढ़ोगे, इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। चलो, अब मैं बात करूंगा क्लोनिंग वेक्टर। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, रिस्ट्रिक्शन कवर कर लिया, पॉलीमरेज कर लिया, लाइगेज कर लिया। आज का टारगेट क्या है, वेक्टर, मॉलिक्यूलर व्हीकल, जो आपके जीन को बिठा करके होस्ट में लेकर के जाते हैं। तो इसलिए व्हीकल भी कई टाइप के हो सकते हैं भाई। अब जीन छोटा है तो छोटा व्हीकल यूज करोगे, अब चींटी के लिए ट्रक तो यूज नहीं करोगे, और हाथी के लिए आप साइकिल यूज नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो जिस टाइप का जीन होगा, जिस टाइप का जीन होगा उस टाइप का आपको व्हीकल यूज करना होगा। ह्यूमन जीन के लिए अलग टाइप के व्हीकल यूज करते हैं वेक्टर, नॉर्मल बैक्टीरियल जीन के लिए अलग टाइप के हम व्हीकल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं, फिर मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, तो व्हीकल में सबसे पहले बेसिक बात बताऊंगा, क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर का मतलब है व्हीकल। वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, वेक्टर फाज्मिड भी हो सकता है, वेक्टर ईस्ट एपिसोमल क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बेसिकली प्लाज्मिड की बात की है, तो उसको तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यू नाउ दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, अच्छा थोड़ा एक टर्म दिया है बैक्टीरियोफाज का, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। यस, दोनों के पास एबिलिटी है बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की, बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। यानी इसका जरूरत नहीं है इनको कि क्रोमोसोमल डीएनए कुछ हस्तक्षेप करे तभी हम रेप्लिकेट कर पाएंगे ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है भाई। समझ रहे हो, बैक्टीरियोफाज भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसके पास अपना सब कुछ होता है। ठीक है, मेनली प्लाज्मिड, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बैक्टीरियोफाज तो एक बार को थोड़ा सा डिपेंडेंसी दिखाता है, पर प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल, अब बैक्टीरियोफाज एक बहुत अच्छा वेक्टर है, हो सकता है उसका कॉपी जाता है, एक बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब अंदर जाता है हमारे मेन डीएनए से जुड़ता है, वो अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेता है, बहुत ज्यादा कॉपी नंबर बनाता है। प्लाज्मिड का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, बट बहुत बेहतर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के कॉपी नंबर की बात करूं 15 से 100 तक कॉपी बन जाती है पर सेल, समझ रहे हो, उससे भी ज्यादा कॉपी कहां बनती है बैक्टीरियोफाज के केस में। तो प्लाज्मिड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। एक बेहतरीन क्लोनिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए, आप किसको बोलोगे यार ये बेहतरीन क्लोनिंग वेक्टर है, कुछ तो प्रॉपर्टी होंगी इसके लिए। अब प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले उसके पास अपना खुद का ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन आपने अभी पढ़ा भी होगा मॉलिक्यूलर के अंदर। ठीक है, एक कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनमें एडेनिन और थाइमिन के रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो आसानी से वहां से रेप्लिकेशन बबल बना लेते हैं। ठीक है, यस, तो एडेनिन थाइमिन के रिपीटेशन जहां ज्यादा मिलेंगे वहां आसानी से डीएनए खुल जाएगा, वहां आसानी से एंजाइम की लोडिंग हो जाएगी और आसानी से वहां से रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक के अलग होते हैं और यूकैरियोटिक के अलग होते हैं। तो जिनके पास ये होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, उनको किसी भी और चीजों की जरूरत नहीं होती। तो भाई एक अच्छा वेक्टर तभी होगा जब उसके पास अपना खुद का ORI साइट होगा, एडेनिन थाइमिन के रिपीटेशन वाला, समझना मेरी बात।
ये डीएनए है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना। ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों बना? क्योंकि यहां पर एडेनिन और थाइमिन का रिपीटेशन ज्यादा है। एडेनिन, थाइमिन, 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 एडेनिन, 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 थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाते हैं। ओ आर आई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया, होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सर सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, अब तुम बताओ। नन्ना पिद्दी सा बैक्टीरिया, ठीक है, या एक प्लाज्मिड, कैसे बताएगा ये बैक्टीरिया या प्लाज्मिड कि मेरा रिकॉम्बिनेशन हो गया, मैं रिकॉम्बिनेंट बन चुका, फॉरेन डीएनए मेरे अंदर जुड़ चुका है? कैसे पता चलेगा? कुछ तो हो ऐसा जो तुम्हें बताए कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। तो वो काम करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। वो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भी अलग अलग कर देते हैं। तो ये होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर उसके अंदर होना चाहिए, उस वेक्टर में। तभी आप पता कर पाओगे कि यार रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकते हैं? दो टाइप की चीजें सेलेक्टेबल मार्कर हो सकती हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक जेट जीन। यस, लैक ओपरॉन, लैक जेट जीन। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर हो सकते हैं, या लैक जेट जीन। ये दो ऐसी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती हैं। कैसे करती हैं? एक नहीं, दो दो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा विद लैक ओपरॉन। ठीक है, आज बहुत समझने वाला है, इसलिए बहुत अलर्ट होके बैठना। ठीक है, यस या नो? यस, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम बात करेंगे यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओआरआई, द वेक्टर रिक्वायर्ड द सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बताता है कि भाई ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मैं ग्रो नहीं करने दूंगा, पर ट्रांसफॉर्मेंट को मैं ग्रो करने दूंगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे मार्कर को हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर पाए। सिंपल सी बात है। तो दो हम पढ़ाने वाले हैं, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पढ़ाने वाले हैं, और एक लैक जेट जीन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, विद एक्सपेरिमेंट कराऊंगा इन दोनों को। ठीक है, ये सेलेक्टेबल कैसे काम करते हैं पूरा डिटेल में। अब अगला क्या आता है? अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर एक काम और करते हैं। ठीक है, समझना ये कैसे रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। एक तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ परमिट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट की नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, इनको सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और लैक जीन। समझना ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझा ही दूं इसको अच्छी तरीके से। कोई बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है जो एक बच्चा आसानी से समझ नहीं पाता। ऐसे समझो, समझना। ये प्लाज्मिड है, ये दूसरा प्लाज्मिड है। दोनों प्लाज्मिड बीकर में पड़े हुए हैं, बीकर के अंदर, ऐसे याद रखो। आपने इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कराने की कोशिश की है, तो आप पता करना चाहते हो किसके अंदर फॉरेन। पहले एक जीन देखो। सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहा हूं, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, ये सेलेक्टेबल मार्कर है। ये सेलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये सेलेक्टेबल मार्कर है। अगर मैं तुमसे कहूं, समझना, इस सेलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर है।
भाई सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर कुछ सीक्वेंस होती हैं, इनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं, समझना। ठीक है, यानी वो सीक्वेंस है जहां पर वो एंजाइम आके कट लगाता है। और ये सीक्वेंस कहाँ होनी चाहिए? हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा आप देखो। मानो कोई फॉरेन डीएनए है, उसको आपको जोड़ना है, ये कोई फॉरेन डीएनए है, आपने इस बीकर में इस फॉरेन डीएनए को डाल दिया। बीकर में आपने इस फॉरेन डीएनए को डाल दिया। अब ये फॉरेन डीएनए को जोड़ना है, तो आपने साथ में इस बीकर के अंदर, समझना मेरी बात, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपने यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल दिए और लाइगेज भी डाल दिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्टेड साइट पर कट लगाएंगे। कट लगाया भाई ने, ये कट लगा दिया यहां पर, ये कट लगा दिया, इसको भी कट कर दिया होगा यहां पर, ये कट कर दिया, कट कर दिया, समझना। अब कट करने के बाद दो कंडीशन आएंगी। हो सकता है कट करने के बाद इस जहां कट लगा था वहां पर ये फॉरेन डीएनए आकर के जुड़ जाए, टैग हो जाए। कर देते हैं भाई, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया हमने, इसको ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर वो जुड़ ना पाए, ये वापस रीलाइगेटेड हो जाए, ये रीलाइगेशन हो गया, ये आपस में चिपक गए फिर से। यानी इसका रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। भाई आपने इसके अंदर ये, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी था आपने, डीएनए आरएनए फॉरेन, ठीक है, डीएनए, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था फॉरेन डीएनए, वो डाल दिया आपने। ठीक है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, कट लगा दिया, लाइगेज ने जोड़ेगा, तो ये चिपक गया, लाइगेज ने जोड़ दिया, यहाँ रीलाइगेशन कर दिया, नहीं अटैच हुआ, तो एक रिकॉम्बिनेंट बन गया, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया। पर आपको दिख तो नहीं रहा है ना रिकॉम्बिनेंट कौन सा बना कौन सा नहीं बना। आपको रिसर्च के लिए रिकॉम्बिनेंट चाहिए, पर साथ में नॉन रिकॉम्बिनेंट भी तो है, इनको अलग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ, जो सेलेक्टेबल मार्कर था वो सही से काम करेगा। सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये जीन अभी हेल्दी जीन है, पर ये जीन टूट गया बीच में से, क्योंकि बीच में से क्या हो गया, जो फॉरेन डीएनए था वो इंसर्ट कर गया, इसकी वजह से इसका क्या हुआ, इनएक्टिवेशन। तो यहां पर क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप समझना, यहां क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, जो कोई भी हो सकता है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन, लैगजेट जीन। तो अगर कहीं पर भी किसी जीन की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी मेंटेन है, वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ, तो मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। पहले वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता था, पर अब नहीं रखता, मतलब वहां पर फॉरेन डीएनए का इंसर्शनल हो चुका है, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी गायब हो गई, वो इनएक्टिवेट हो गया। अगर कोई भी जीन, समझना मेरी बात, सेलेक्टेबल मार्कर जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, आपने वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला और उसकी प्रॉपर्टी गायब हो गई, इनएक्टिवेट हो गया, तो ये इंडिकेट किसका इंडिकेटर है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट का इंडिकेटर है। तो क्या बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट बन गया, और यहां रिकॉम्बिनेंट नहीं बना क्योंकि वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि वो रिलाइगेटेड हो गया, फॉरेन डीएनए में टैग ही नहीं हुआ, जुड़ा ही नहीं। इसी को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक चैट जीन। अगर कोई भी जीन इनएक्टिवेट हो रहा है, समझना, तो ये इंडिकेटर है कि वहां पर रिकॉम्बिनेंट जुड़ रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब बताओ समझ में आई नहीं आई? सर एंजाइम को कैसे पता होता है रिस्ट्रिक्शन साइट का? मुजामिल खान, बेटा तुम कल थे नहीं, इसका मतलब यही इंडिकेटर है जो बता रहा है तुम कल क्लास में गायब थे। ठीक है, यस, मैंने कल समझाया था कि एंजाइम ऐसे ही नहीं कट करते,
एंजाइम, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, उस स्पेसिफिक साइट को ही हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है रिकॉग्नाइजेशन। कल मैंने टाइप 1 टाइप 2 को डिफरेंस करके बताया था, और एंजाइम की प्रॉपर्टी भी बताई थी, रिकॉग्नाइजेशन की प्रॉपर्टी। एंजाइम अपनी रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं तब कट करते हैं, ये एंजाइम की अपनी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? क्योंकि हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है। वो एक्टिव साइट अपने, भाई एंजाइम कहाँ बाइंड करेगा? पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से। तो रिकॉग्नाइजिंग साइट उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं। जब रिकॉग्नाइजिंग साइट आते हैं, वहां फिट हो जाते हैं, वहां काम करना चालू कर देते हैं। जो फिट नहीं हो रहे हैं वहां काम करना चालू नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। कल का मतलब एक दिन पहले, लास्ट क्लास सेकंड लेक्चर की बात कर रहा हूं, समझ जाया करो। तो कॉमन सेंस भी तो होता है ना थोड़ा सा। लैक जेट जीन बताऊंगा इसको आगे, लैकोप्रोन के अंदर आएगा, सेम एंटीबायोटिक की तरह है। पहले इसको समझाऊंगा मैं, लैकोप्रोन समझाऊंगा, फिर लैक जेट जीन समझाऊंगा। मतलब जीरो से समझाऊंगा, ऊपर लेकर के आऊंगा। बिल्कुल यूं ही नहीं पढ़ाऊंगा, बायोटेक की मैं गारंटी लेता हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से टॉप लेवल पे कराऊंगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं। खैर तुम समझोगे नहीं इस चीज को, तुम बच्चे हो। ठीक है, चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे इसमें क्या रिपीट करवा रहे हो भाई? ये एक प्लाज्मिड है, ये क्या था? प्लाज्मिड था। हमने दो दिखा दिए, ऐसे हजारों प्लाज्मिड हमने बीकर में डाल दिए, ढेर सारे फॉरेन डीएनए भी डाल दिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज डाल दिया। अब क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर साइट पर, जो स्पेशली सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, वहां पर कट लगाएगा, सबको काट देगा। ठीक है, फिर कहीं कहीं लाइगेज, सब में तो जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम या जहां भी है। ठीक है, जहां जहां फॉरेन डीएनए जुड़ेगा, लाइगेज जोड़ देगा उसको, तो वो सेलेक्टेबल मार्कर बेकार हो गया। बीच में जो जीन, दूसरा जीन टैग कर गया ना, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर बेकार हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कोई भी फॉरेन डीएनए अगर इंसर्ट होता है किसी भी डीएनए के बीच में, तो उस डीएनए की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहां पर क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, फॉरेन डीएनए आके टैग कर गया यहां पर। समझ में आ गया? पर इसमें क्या हुआ? कट लगा था पर फॉरेन डीएनए जुड़ नहीं पाया, फिर से रीलाइगेशन हो गया, फिर से जुड़ गया। तो इस जीन की प्रॉपर्टी बरकरार है, पर इस जीन की प्रॉपर्टी खो चुकी है, क्योंकि फॉरेन डीएनए वहां पर जुड़ गया है। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फॉरेन डीएनए के जुड़ने से उस अपने जीन का इनएक्टिवेट हो जाना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर अभी मैंने जस्ट बताए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या लैक-जेट जीन हो सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर वो होते हैं जो बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि इस प्लाज्मिड के अंदर कोई सेलेक्टेबल मार्कर था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, उसके अंदर एक क्लोनिंग साइट थी जहां पर मान लो EcoR1 कट लगाता है। समझना, EcoR1 कट लगाता है। तो आपने वो सारे प्लाज्मिड भर दिए, EcoR1 को भी डाल दिया, लाइगोस को भी डाल दिया, एक फॉरेन डीएनए भी डाल दिया आपने। तो EcoR1 वहीं कट लगाएगा जहां पर उसकी क्लोनिंग साइट होगी, रिस्ट्रिक्शन साइट होगी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर, यहां भी कट लगाएगा। ठीक है, फॉरेन डीएनए वहां जुड़ भी जाएगा, हो सकता है कहीं नहीं भी जुड़े, प्रोबेबिलिटी है ना, जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है। यहां रीलाइगेशन हो जाएगा, जहां रीलाइगेशन नहीं हुआ, फॉरेन डीएनए जुड़ गया। अगर फॉरेन डीएनए जुड़ेगा तो इस प्लाज्मिड की ड्रग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ड्रग सेंसिटिव हो जाएगा। पर ये ड्रग रेजिस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अभी बरकरार है। अगर कोई बैक्टीरिया पहले ड्रग रेजिस्टेंट था, अब ड्रग सेंसिटिव हो गया, ठीक है, समझना, मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, पहले ड्रग रेजिस्टेंट था और अब भी ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसलिए वो पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। ये इंडिकेटर है, समझ रहे हो, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने का। उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, जो बताते हैं, चीख चीख के बताते हैं कि भाई हमने बना लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया, ट्रांसफॉर्मेंट बना लिया।
समझ रहे हो? और उसका पूरा एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ कैसे बताते हैं। बेसिक समझ में आया? अभी मैंने सिर्फ इतना समझा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। अगर कोई फॉरेन डीएनए सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर इंसर्ट होता है, जुड़ता है, तो सेलेक्टेबल मार्कर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अभी मैंने इतनी सी बात बताई है, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? यस या नो? सर हम समझ रहे हैं, यस 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 यस। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी पूरा एक्सपेरिमेंट आ गया ना, फिर एक एक चीज क्लास के एंड तक आप एकदम समझ रहे हो, खिल जाओगे। वाह मजा आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। बात बाकी का तो ठीक है, बच्चे टू बच्चे वेरी करता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब तीसरी प्रॉपर्टी। अभी मैंने कितनी प्रॉपर्टी बताई है? पहली प्रॉपर्टी बताई मैंने ओआरआई साइट होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी बताई है मैंने सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए भाई उसके पास। सेलेक्टेबल मार्कर या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा या लैक जेड जीन होगा। ये कैसे काम करते हैं समझाऊंगा पूरा अभी, ठीक है। अगर सेलेक्टेबल मार्कर है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है। जैसे ये एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। ऐसे कोई भी फॉरेन डीएनए अगर किसी भी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर इंसर्ट होगा तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, क्योंकि दूसरा डीएनए जुड़ गया बीच में, तो वो डीएनए टूट गया ना बीच में से, तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ, अगर कोई दूसरा डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ होगा तो उसकी प्रॉपर्टी पहले थी वैसे ही अब है, बरकरार है। ये इंडिकेट कर रही है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। समझ रहे हो? तो ये किसी काम का नहीं है, रिकॉम्बिनेंट हमारे काम का था, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां तक एकदम क्लियर है? युवराज, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, अभी तो कहानी चलेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्लोनिंग साइट। नीट में बहुत पूछा गया है, क्लोनिंग साइट क्या होती हैं? क्लोनिंग साइट का मतलब है जहां पर कोई फॉरेन डीएनए आके जुड़ेगा, मतलब पैलिंड्रोमिक साइट की बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रहा है, समझ रहे हो? यस, रिस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रहा है, उन जगह की बात कर रहा है जहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, जो 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ये कहां होने चाहिए? प्रेजेंट विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। अब सोचो, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर वो साइट नहीं है तो एंजाइम कट ही नहीं लगाएगा। वो साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है तभी तो, वो साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है तभी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। अगर ये साइट बाहर होती तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बाहर होता, तो बेकार है, हमारे काम का ही नहीं है। क्लोनिंग साइट या सेलेक्टेबल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वही काम की होती हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती हैं, तभी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेस पर आपको बता पाएंगे। सोचो, अगर ये सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर होती, कोई काम की नहीं, कचरा है हमारे लिए। नहीं भाई, कोई काम का नहीं है, हमारे काम का तब है जब वो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, नहीं तो हमारे काम का नहीं है। तो क्लोनिंग साइट की बात कर रहा हूं, जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो सीक्वेंस है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं, हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, समझ रहे हो? तो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये होनी चाहिए और सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक्चुअल में काम का है। तो 3 प्रॉपर्टी बताई है मैंने, पहली ओ आर आई साइट, दूसरी सेलेक्टेबल मार्कर का होना, तीसरी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट का होना, तभी वो काम का है, प्लाज्मिड या जो भी वेक्टर है, नहीं तो वो भी किसी काम का नहीं है। अब ये बताओ, 3 चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस, पीवाईक्यू 2024 नीट क्लोनिंग साइट। यार बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इसी से मिलने वाले हैं, ठीक है। तुम पीवाईक्यू लगा के देखो तो तुम्हें मजा ना आ जाए, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चन डाले भी हैं मैंने, 24, 23, 22 के, ठीक है। देख के आपको समझ में आएगा। तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा इन तीनों चीजों को एक प्लाज्मिड एक वेक्टर के अंदर इंक्लूड करूंगा। ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, 2 साइंटिस्ट थे, बॉलिवर और रॉड्रिक ह्यूज, इन्होंने इसको बनाया था। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एक सिंगल प्लाज्मिड दे रखा है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 8-10 क्वेश्चन मात्र इसके डायग्राम से बनते हैं। समझना मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं इस प्लाज्मिड का नाम बताऊंगा। नाम क्या है इस प्लाज्मिड का? इस प्लाज्मिड का नाम है PVR322। सर ये क्या नाम है अटपटा सा? यस, समझाता हूं मैं। इसका नाम क्या है? PVR322।
पीवीआर सिनेमा वाला नहीं है, पीवीआर दूसरा वाला है, पीवीआर 322। सर पी क्या है यहां पर, बी क्या है यहां पर, आर क्या है यहां पर, और 322 क्या है यहां पर, ठीक है। अब समझो, पी मतलब प्लाज्मिड, समझना। पी से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं यहां पर, मैं ये सब चीजें लिख रहा हूं। पी मतलब क्या है यहां पर, प्लाज्मिड। पी मतलब प्लाज्मिड। बी क्या है यहां पर, बी, बी और आर साइंटिस्ट का नाम था, बी और आर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया था, बॉलिबर और रॉड्रिक्यूज। यस, बॉलिबर और रॉड्रिक्यूज, ठीक है। तो बी का मतलब हो गया बॉलिबर, और आर का मतलब हो गया रॉड्रिक्यूज। रॉड्रिक्यूज, बॉलिबर और रॉड्रिक्यूज, क्यूज। ये साइंटिस्ट हैं, बॉलिबर भी, रॉड्रिक्यूज साहब भी साइंटिस्ट हैं। प्लाज्मिड आप समझ ही रहे हो, जिन दोनों ने मिलकर के बनाया है। 322, 322 इज द ऑर्डर ऑफ, समझो आइसोलेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ बनाया है इन्होंने। तो उनकी लैब में 322 नंबर का प्लाज्मिड जो बना है, वो नंबर है, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, 322। तो ये एक तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। पीवीआर 322 में आपसे पूछा जाएगा कितनी रिस्ट्रिक्शन, नहीं, पीवीआर 322 में कितने सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पीवीआर 322 के अंदर दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं। यस, कई बार भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैकजेट जीन आ जाए तो वो सेलेक्टेबल मार्कर है। तो पीवीआर 322 में कितने सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन पीवीआर 322। आप लोग भाई 2 मार्कर्स होते हैं। कहीं पर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिखे, लैक्जेंडिन लिखे, पकड़ लो, यही है सेलेक्टेबल मार्कर। यही है जो बताता है रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, यही है जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, पकड़ लो। तो ध्यान से देखो, इसमें कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक्जेंट जीन दिख रहे हैं। लैक्जेंट जीन तो नहीं है, पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दो हैं। यस, तो सेलेक्टेबल मार्कर कितने हुए, दो हुए। यस या नो, हाँ यस, बिल्कुल सही, सेलेक्टेबल मार्कर कितने हुए, दो हुए। यस, तो मैं आपसे पूछूंगा पीवीआर 322 में सेलेक्टेबल मार्कर बताओ। तो पीवीआर 322 में सेलेक्टेबल मार्कर दो नजर आ रहे होंगे आपको, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। समझ रहे हो ना, हाँ। पहला क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन पीवीआर 322। आप बोलोगे दो मार्कर होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये भी आप लिख सकते हो, पूछेगा तो बताओगे आप। दो हैं पर कौन से हैं, एक तरफ लिखोगे आप एम्पिसिलिन, एक तरफ लिखोगे आप टेट्रासाइक्लिन। यस, एक तरफ तो रखा है एम्पिसिलिन, ए एम पी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एक तरफ रखा है टी ई टी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा भाई सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा कि बताओ एम्पिसिलिन के अंदर कौन कौन सी क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, एम्पिसिलिन के अंदर जरा बताओ। तो एम्पिसिलिन के अंदर क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी होंगी, क्लोनिंग साइट्स इन एम्पिसिलिन।
तो एम्पिसिलिन के अंदर दो क्लोनिंग साइट्स या रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, ध्यान से देखो, दो क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ऐसी टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी दो क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट्स दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो एम्पिसिलिन के अंदर कौन कौन सी है जरा बताओ। पी यू वी, पी वी यू, उल्टा बोल गया, पीवीयू फर्स्ट, और पेस्ट, पी एस टी, पेस्ट फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है, पीवीयू पेस्ट फर्स्ट, ये है सेलेक्टेबल या रिस्ट्रिक्शन साइट। ऐसी टेट्रासाइक्लिन में दो दे रखी हैं, बाम, बाम H1 और साल 1, साल 1, वाम H1 और साल 1। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, साल 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये पीवीयू और पेस्ट, बाम H1 और ये क्या है, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग, क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट्स, ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर ये दो रिस्ट्रिक्शन साइट और यहां पर ये दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा पीवीआर 322 में पी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, 322 का मतलब क्या है। दूसरा पूछेगा नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन पीवीआर 322, तो आप बोलोगे दो। एम्पिसिलिन के अंदर रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट कितनी होती है, एम्पिसिलिन के अंदर, एम्पिसिलिन में दो होती हैं और टेट्रासाइक्लिन में भी दो होती हैं। क्लियर है बिल्कुल, यस। एम्पिसिलिन में भी दो होती हैं और टेट्रासाइक्लिन में भी दो होती हैं। अब बताओ कोई डाउट यहां तक। ये क्वेश्चन पूछेगा एम्पिसिलिन में कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन में कौन सी होती है, ठीक है। तो टोटल समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट कितनी होंगी, टोटल क्लोनिंग साइट कितनी होंगी, 8 टोटल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, जिसमें 4 सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर हैं जो काम किए हैं और 4 सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर हैं। अगला नोटेबल पॉइंट, ये क्वेश्चन नीट के अभी आए नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। टोटल क्लोनिंग साइट, तो आप बोलोगे 8 में ध्यान रखना, 4 ऐसे याद रखो, 4 इन सेलेक्टेबल मार्कर और 4 outside the selectable marker। भाई 4 अंदर होंगी 4 बाहर होंगी, ये क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है। अब बाहर कैसे हैं ध्यान से देखो, अंदर वाले तो समझ में आई गए, बाहर वाले कौन कौन से हैं, इको R1 बाहर होता है, ये भी पूछ सकता है कौन से बाहर होते हैं, क्ले फर्स्ट बाहर होता है, हिंद थर्ड बाहर होता है, और पीवीयू सेकंड ये बाहर होता है, ये 4 बाहर होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं होते। यस, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं होते, 4 बाहर होते हैं, ठीक है। सर आपके नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, यस बेटा, गारंटी दे रहा हूं ये वाली बात की मैं, क्योंकि हाँ अगर पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी न के बराबर है, ठीक है। क्योंकि पहले के नोट्स मेरे देखोगे ना, जब ऑफलाइन में था मैं लॉकडाउन से पहले, तो वे मेरे नोट्स किसी भी उसमें तो दावा करता था मैं, कितना भी कहीं भी ले जाओ भाई, क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, और हर साल ऐसा होता था। हाँ अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड आ गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि नीट ने भी पैटर्न एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पर कच्चे उड़ा के आओगे, गारंटी मेरी है। इस कितने भी मतलब एनसीईआरटी को बहुत अलग वे में मैं कराता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ तो मैं एक एक चीज हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो,
और उसको सिंपलाइज कैसे कर पाऊं और तुम्हें मेमोराइज कैसे करा पाऊं। खाली पढ़ाना ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग के भेजे के अंदर सेट भी करना है उसको, समझ रहे हो ना। तभी बच्चे यूं ही नहीं कहते बीएमएस, ब्रेन में सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में उनको मेमोराइज हो जाती हैं चीजें, और वो जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो फटाफट फटाफट कर पाते हैं। इस वजह से वो बोलते भी हैं ये वाली बात। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश रहती है, कोशिश यही रहे, खाली पढ़ाना ही कोशिश नहीं है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से बच्चा क्वेश्चन कर पाए। तो ये इतना तो क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आएगा ओ आर ई तो समझ में आ गया, रोप क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है रोप से। तो रोप क्या होता है, रोप एक जीन है जो उन प्रोटीन्स को बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ओ आर आई साइड जानते हो आप, और सब कुछ जानते हो आप, बस रोप बचा हुआ था। रोप एनसीईआरटी ने दे भी रखा है, रोप क्या है, रोप कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो रोप जीन बनाता है। रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए ना, ठीक है। रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा, ओराई साइट से। प्रोटीन कौन बनाएगा, रोप बनाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। कितने क्लोनिंग साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर हैं, 4। कितने क्लोनिंग साइट सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर हैं, 4। कितने क्लोनिंग साइट, कौन कौन सा क्लोनिंग साइट रोप जीन के अंदर होगा पर किसी काम का नहीं है, तो आप बोलोगे पीवीयू सेकंड। पीवीयू सेकंड, यस, ये रोप जीन के अंदर होता है पर आपके काम का नहीं है, पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, PBR 322। उन्नति, यार तुम ऑनलाइन के अंदर कैसे खचड़ा मचा देते हो भाई। इतना बताने के बाद उन्नति पूछ रही है कि सर पीवीआर ओ आर आई साइड क्या है। ओ आर आई का पूरा बताया, तुम पता है सो के उठ के आते हो, लेट आते हो, क्या है पता ही नहीं, ये समझा ना, ओ आर आई। और साथ में तुम थोड़ा बहुत तो साथ में पढ़ रहे हो ना बॉटनी, जिसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल करा रहे हैं पूरा, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कराएंगे या चल रहा होगा मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर भी हम 12th करके आए हैं भाई, रेप्लिकेशन तो इतना आता है पूछो मत। तो रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, ओ आर आई साइट से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ओ आर आई। रोप वो जीन है जो उन प्रोटीन्स को बनाता है जो रेप्लिकेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, बॉलिबर और रॉड्रिक्यूज ने मिलकर के इस प्लाज्मिड को बनाया है, जिसमें उन्होंने दो यहां पर जीन रखे हैं सेलेक्टेबल मार्कर, जिनके अंदर 4 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और 4 बाहर हैं जो किसी काम की नहीं है। अब बताओ ये PBR 322 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसके परखच्चे उड़ा पाओगे या नहीं, यस या नो। अब बताओ। 322 का मतलब है उन लैब में उनके द्वारा बनाया गया 322 नंबर का प्लाज्मिड। मोहम्मद सामी बोला है सर उन्नति पढ़ने वाली बच्ची है। देखो कितना तुम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो उसको समझा भी दिया करो ना कि ओआरआई साइट क्या होती है, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं, इसका मतलब लेट आई है। रोप मैंने जस्ट अभी बताया, रोप उन प्रोटीन को कोड करता है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बताओ कितना सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। बाहर का मतलब सर 4 बाहर हैं, ठीक है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब देखो, तुम फिर तभी लगता है कि, अब देखो ये क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन का जीन है। और मैंने बताया था एक अच्छा प्लाज्मिड वो होगा जिसके सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर अंदर क्लोनिंग साइट्स होंगे, 2 मिल गए। ये दूसरा एम्पसिलिन का सेलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंदर कितने क्लोनिंग साइट हैं, एक और एक दो, इसके अंदर एक एक दो। अब इनके बाहर सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर कितने क्लोनिंग साइट हैं, एक दो तीन और एक 4। ये चारों के चारों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बाहर हैं, आउटसाइड द सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर दो ही हैं, सब सब लिखा, ये दोनों क्या है सेलेक्टेबल मार्कर, यहां भी लिख दिया एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन।
एम्पिसिलिन में कितनी रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग साइट्स हैं? दो। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी है? दो। याद भी रखना है कौन सी। पीवीयू फर्स्ट, पेस्ट फर्स्ट। यहां बाम H1 और साल 1। आप बताओ। तुम सब वो बच्चे हो, सब तो नहीं, मतलब बैसाखी चाहते हैं सर हमें पैरालाइज कर दो। हम आप उंगली पकड़ के चलाओगे तो चलेंगे, हम चाहते हैं यार तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मतलब बहुत मॉडिफाइड करते हैं। चलो कोई नहीं। बीएमएस मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बीएमएस रोप इनसाइड द सेलेक्टेबल मार्कर होगा भाई। इनसाइड द सेलेक्टेबल मार्कर रोप क्यों होगा? फिर गधों वाली बातें कर रहे हो। सेलेक्टेबल मार्कर ये दोनों है, ये रोप बाहर है। सेलेक्टेबल मार्कर दो ही है, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, इससे बाहरी तो है रोप, इसके अंदर थोड़ी ना है रोप। अंदर क्यों होगा? साफ साफ दिख रहा है, फिर भी लगो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होगा। ये हुई ना बात। सौरभ लिख रहा है PBR 322 का डायग्राम ब्रेन में छप गया है, ऐसा होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान लग रहा है, लगेगा यार, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट की। जगह है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा आपको सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसे काम करते हैं, पूरा एकदम एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ओके हाँ। तो PVR 322 ले लूंगा इसके अंदर मैं। सबसे पहला मैं ले रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, फिर लूंगा लैक्जेट जीन। नंबर 1 ले रहा हूं मैं एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब देखो ऐसे फील करना जैसे मानो आप लैब में बैठे हो, आपको एक रिकॉम्बिनेंट बनाना है। एक मिनट। ठीक है। आपको एक रिकॉम्बिनेंट बनाना है, आपको सारे सामान मैंने दे दिए हैं, अब कैसे आप बनाओगे रिकॉम्बिनेंट। और जब रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा तो एक बैक्टीरिया भी दूंगा मैं आपको, उसको उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये सेलेक्टेबल मार्कर कैसे बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट बना नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेंट बना नहीं बना। ठीक है, और जब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा उसको आप अलग करके उसको आप यूटिलाइज करोगे अपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, पूरा एकदम एक्सपेरिमेंटल समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बीकर देता हूं, समझना। बहुत सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा, एक बीकर दे रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना। इस बीकर के अंदर थोड़ा बड़ा कर दो चाहो तो। ठीक है, ये बीकर है, बीकर जैसा बना दो उसको, खोल दो ऊपर से। ये बीकर है, अब इस बीकर के अंदर आपको क्या क्या यूज करना है, इसमें प्लाज्मिड डालने हैं। क्या डालने हैं? प्लाज्मिड। इसमें PVR 322 डाल दो, PVR 322, ये डाला आपने PVR 322, PVR 322, PVR 322 और PVR 322, दो दिखा दे रहा हूं कंडीशंस के बेस पर। ऐसे हजारों प्लाज्मिड होंगे जो आपने स्पीकर में डाले होंगे। PVR 322 में कितने सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं अभी बताया, दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। एक तरफ आप दिखा सकते हो ग्रीन कलर का सेलेक्टेबल मार्कर, एक तरफ दिखा सकते हो आप येलो कलर का टेट्रासाइक्लिन।
ठीक है, एक तरफ येलो कलर का टेट्रासाइक्लिन, एक तरफ ग्रीन कलर का एम्पिसिलिन। समझना, तो बीकर में आपने जो भरे हैं वो क्या है, PBr 322, PBr 322 ये ले रखे हैं आपने ऑलरेडी इस बीकर में, PBr 322। ठीक है, जिसमें आपके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर दिख रहे होंगे, एक तरफ दिख रहा है AMP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और येलो कलर का दिख रहा है TET, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर आप क्या क्या चीजें डालना चाह रहे हो प्लाज्मिड के अलावा? प्लाज्मिड के अलावा इस बीकर के अंदर आप क्या क्या चीजें यूटिलाइज करोगे? भाई मुझे रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तो बीकर के अंदर मुझे एक तो फॉरेन DNA ऐड करना होगा, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालना होगा। मान लो आपने बाम ए BAM बाम H, अरे BAM बाम H1 डाल दिया, जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर कट लगाता है। ठीक है, साथ में लाइगेज डाल दिया आपने, लाइगेज। ये सारी चीजें आपने कहां डाल दी, इस बीकर में डाल दी। फॉरेन DNA का कलर हम पिंक बना देते हैं, थोड़ा आपको आइडेंटिफाई कर रहे कि ये है फॉरेन DNA। बहुत बेसिक तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से। ये फॉरेन DNA है। जब सब चीजें डाल दोगे इस बीकर के अंदर, तो आपको क्या मिलने वाला है? आराम समझना, बहुत आराम से। आपको दो कंडीशंस इस बीकर में देखने को मिलने वाली हैं। हो सकता है कुछ प्लाज्मिड का रिकॉम्बिनेंट बन जाए, और हो सकता है कुछ प्लाज्मिड का रिकॉम्बिनेंट नहीं बने। यस, हो सकता है कुछ प्लाज्मिड का रिकॉम्बिनेशन हो जाए, कुछ का नहीं हो। ठीक है, यानी भाई बाम मैच डाला है तो हो सकता है फॉरेन DNA यहां पर आके जुड़ जाएगा, हो सकता है किसी में ना भी जुड़े, दो ही तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं सारी प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूं, यानी इस बीकर के अंदर हो सकता है कई प्लाज्मिड रीलाइगेशन हो जाए, कई प्लाज्मिड का रिकॉम्बिनेंट बन जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेशन हो गया, यह रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, रीलाइगेशन हो गया, फिर से जुड़ गया, रीलाइगेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट, रीलाइगेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट, दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी आपको इस बीकर में। बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से एक्सपेरिमेंट समझना, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कि आपके पास लैब है, मैंने एक बीकर में आपको PBr 322 का एक बीकर दे दिया, उसमें बहुत सारे प्लाज्मिड हैं, आपने बीकर में डाल दिया कि सर आज क्या करना चाहते हो, सर रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं। तो मैं पूछूंगा आपसे क्या क्या चाहिए, सर प्लाज्मिड तो आपने दे दिए हैं,
सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दो, ऐसा देना सर टेट्रासाइक्लिन के अंदर वाला मिल जाए तो हम टेट्रासाइक्लिन में कट लगा के मजा लेंगे। ठीक है भाई, तुम्हें बाम H1 दे दिया हमने, और क्या चाहिए तुम्हें? सर एक फॉरेन डीएनए भी दे दो, ई कोलाई, मतलब कोई भी इंसुलिन का जीन दे दो आप। ठीक है भाई, वो भी तुम्हें दे दिया है मैंने। ठीक है, और क्या चाहिए? सर इनको जोड़ने के लिए लाइगेज भी तो चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, तो हम लाइगेज भी दे देंगे तुम्हें भाई, लाइगेज ले लो तुम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब लाइगेज भी दे दिया, अब बड़े खुश तुम, अब मजा आएगा, अब करते हैं। ठीक है, लैब में बैठ गए आप, बीकर में जो मैंने दिए थे खाली बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर के अंदर आपने, ठीक है, जो सारे प्लाज्मेट वाला बीकर था वो पूरा डाल दिया, उड़ेल दिया आपने। ठीक है, अब इधर से आपने, मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए थे वो भी डाल दिया आपने, लाइगेज दिया था वो भी डाल दिया आपने, फॉरेन डीएनए दिया था वो भी डाल दिया आपने। अब कुछ पल के लिए छोड़ दिया। अब आप मान के चल रहे हो कि सर इस बीकर में दो प्रोबेबिलिटी हुई होगी, हो सकता है मेरा रिकॉम्बिनेंट बना हो कुछ प्लाज्मिड में, हो सकता है मेरा रिकॉम्बिनेंट ना बना हो कुछ प्लाज्मिड में, पर मुझे दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता हुआ क्या है, पर हाँ प्रोबेबिलिटी दो होंगी। ठीक है, रिलाइगेशन हो गया होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट बना होगा, रिकॉम्बिनेंट बनने का मतलब है वहां मेरा फॉरेन डीएनए उसमें टैग हो गया होगा। आई समझ में नहीं आई? यस, बाम H1 टेट्रासाइक्लिन को कट करता है, तो टेट्रासाइक्लिन को कट कर तो दिया ना मैंने। अच्छा, मैंने इधर जोड़ दिया है, सही जोड़ दिया है, टेट्रासाइक्लिन को कट करा है, येलो की तरफ टेट्रासाइक्लिन है और ग्रीन हमने एम्पिसिलिन दिखाया है, बिल्कुल सही। अब बताओ, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पर ये आपने करके देखा। अब आप देखना चाहते हो सर ये तो हमने कर लिया, हो सकता है इनमें रिकॉम्बिनेंट भी हो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी। अब सर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहता हूँ, ठीक है भाई कराओ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम छूट देते हैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, बीकर देते हैं तो मैं बड़ा सा बीकर देते हैं। लो भाई बड़ा सा बीकर, समझना ये बड़ा सा बीकर दिया हमने तुम्हें, क्या कराने के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन कराओ, ये बीकर है, ये उड़ा दिया हमने ऊपर का, बीकर बन गया आपका। ठीक है, अब क्या कराना चाह रहे हो? सर अब मैं इन सारे प्लाज्मेट को उठाकर के इस बीकर में डालूंगा। ठीक है भाई, डाल दो। इस बीकर में पहले से क्या पड़ा हुआ है? सर बैक्टीरिया ई कोलाई डाल रखा है हमने इसमें, क्योंकि ई कोलाई का हमें ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। नहीं, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, कराओ, कोशिश तो करो ना। तो हमने इसमें क्या डाल रखे हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने? तीन दिखा देते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे पर तीन दिखा दो। एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, तीन बैक्टीरिया, क्योंकि तीन प्रोबेबिलिटी बनेंगी। अब क्या करोगे? इस सबको उठा के, ढेर सारे प्लाज्मेट होंगे इसके अंदर, सबको उठा के इसमें डाल दोगे। अब तीन प्रोबेबिलिटी आएंगी। ये क्या कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन। ये कर क्या रहे हो? प्रोसेस क्या कर रहे हो आप? करोगे सर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, करो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम क्लियर कट तरीके से। इस बीकर में बहुत सारे क्या भरे थे? ई कोलाई, ई कोलाई। आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसको उड़ल दिया इसमें। अब तीन प्रोबेबिलिटी बनेंगी, जरूरी तो नहीं सारे बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर ही कर जाएं, कई बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसमें एंटर ही नहीं करेंगे। हाँ, कई बैक्टीरिया होंगे जिसमें ये एंटर कर जाएगा, कई बैक्टीरिया होंगे जिसमें ये एंटर कर जाएगा, यानी तीन प्रोबेबिलिटी होगी। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी एंटर ना करे, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें रिकॉम्बिनेंट वाला एंटर कर जाए, यस ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला एंटर करे, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। तीन प्रोबेबिलिटी आपके सामने आएंगी, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल, दुर्घटना से देर भली, एकदम परफेक्टली समझना। ये रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया इसके अंदर, ठीक है। तो तीन टाइप के बैक्टीरियल कंडीशन आएंगे इसके अंदर। एक ऐसा बैक्टीरिया इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या बन रहा है आपका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको नंबर एक नाम दे दो, नंबर एक। नंबर एक क्या बना? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, कोई प्लाज्मेट एंटर ही नहीं किया, इसमें एक में रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया होगा, इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट।
भाई रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नंबर 2 नाम दे दिया हमने, भाई रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नंबर 2 नाम दिया। हाँ, एक ऐसा भी होगा जिसमें रीलाइगेशन वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा, तो क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बहुत सिंपल तरीके से नंबर 3 नाम दिया भाई, ये नंबर 3 पर होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आपके मतलब का कौन सा बैक्टीरिया होगा? नंबर 2 वाला है। तो इस भाई दिख तो कुछ भी नहीं रहा ना, बैक्टीरिया दिखती थोड़ी ना है बीकर के अंदर। भाई मेरे आसपास हजारों लाखों बैक्टीरिया हैं, मेरी स्किन के ऊपर, मेरे हाथों में, मेरी ईयर के अंदर, क्या मुझे दिख रहे हैं? समझ में आया? तो अब कैसे कैसे इनको अलग करें? इन तीनों को अलग करना है, तो कौन है जो इन तीनों को अलग करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर। कैसे करेगा? ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से। कौन अलग करेगा, कैसे करेगा? जिसमें जिसमें दोनों चले जाएं, दोनों चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों चले जाएं, ठीक है, तो उसको उसमें ध्यान रखना, उसमें रिकॉम्बिनेंट वाला हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई एक ही जाएगा, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें अक्सर कर यही होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके लिए एक अलग कॉलोनी बनती है, अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो स्पष्ट कॉलोनी 3 ही बनती है इसके अंदर। जब हम ग्रो कराएंगे, अब मैं बताता हूँ उसको अभी कैसे, ठीक है, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट हम करके देखते हैं लैब के अंदर। ये 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, दोनों वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दो अभी, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉलोनी अलग टाइप की बनती है, वो वैसे डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। ये 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। अब इसको उठा रहा हूं मैं, इस बीकर को, अच्छा, फिर से बनाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना। इसके अंदर 3 बैक्टीरिया थे, 3 प्रोबेबिलिटी थी बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया की प्रोबेबिलिटी ये थी, दूसरे की ये थी, तीसरे की ये थी, ठीक है। एक को हमने नाम दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर लिख दे रहा हूं मैं। एक को बोलेंगे नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक को नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एक को नाम देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ, 3 आपके सामने कंडीशंस हैं। अब मैं एक पेट्री डिस्क ले रहा हूं, समझना, एक पेट्री डिस्क बिल्कुल एग्जैक्ट जेन्युइनली जो करते हैं। इस पेट्री डिस्क के अंदर मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं डाली, विदाउट एंटीबायोटिक। कोई एंटीबायोटिक नहीं, विदाउट एंटीबायोटिक, ठीक है, विदाउट एंटीबायोटिक। इन सारे के सारे बैक्टीरिया को उस पर ग्रो कराया मैंने, ठीक है, ग्रोथ ट्रांसफर की मैंने इसके अंदर। तब रात भर के लिए छोड़ दूंगा, न्यूट्रिएंट डाल करके। इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट है, ओनली न्यूट्रिएंट है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, ओनली न्यूट्रिएंट। तो इसमें मुझे 3 टाइप की कॉलोनी देखने को मिलेंगी, 3 कॉलोनी। कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2, कॉलोनी नंबर 3। तीनों कॉलोनी देखने को मिल रही है, ये भी ग्रोथ कर 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 रही है। 1, 2,
3, तीनों टाइप की कॉलोनी ग्रो कर जाएंगी। भाई न्यूट्रिएंट पे बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हो, 3 कॉलोनी मिलेंगी आपको। अब हम रेप्लिका लगाएंगे। रेप्लिका रेप्लिका का मतलब क्या था समझाता हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका। रेप्लिका के अंदर हम कुछ चेंज करेंगे इस बार। एक पैटी डिस्क हमने ये ले ली, एक पैटी डिस्क हमने ये ले ली। रेप्लिका थोड़ा बड़ा ही कर देना उसको। अच्छा, अब हमने क्या किया, दो अलग अलग डिस्क लिए हैं। और आप जानते हैं आपके पास जो प्लाज्मिड थे उनमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। एक में तो हमने डाली एम्पिसिलिन, इसमें हमने डाली क्या, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। इसमें हमने डाली टेट्रासाइक्लिन, TET एंटीबायोटिक। अब हम क्या करेंगे, रेप्लिका रेप्लिका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेप्लिका। रेप्लिका, ये रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है दो प्लेट ली। अब हमने एक वेलवेट पेपर आता है, एक वुड पे लगा हुआ, उसको टच करते हैं, टच करके यहां टच कर देते हैं, टच करके यहां टच कर देते हैं, तो 3 कॉलोनी के डॉट यहां बन जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये डॉट आ गए, यानी ट्रांसफर कर दी छोटी छोटी कॉलोनी। और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया, पूरी रात के लिए। सुबह आके हम लगभग देखते हैं, यहाँ ग्रोथ आनी चाहिए थी। ठीक है, अब समझना, अब सारा खेल यही रिजल्ट पर आएगा। रेप्लिका के ऊपर जो हमने लगाया, अब सारा रिजल्ट यही नजर आएगा आपको। रेप्लिका लगाया हमने। अब देखो भाई, ये पहली वाली कॉलोनी के अंदर कैसा भी प्लाज्मिड नहीं था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसकी कॉलोनी ना यहां आएगी ना यहां आएगी, दोनों में ही मारा जाएगा, क्योंकि यहां पर एम्पिसिलिन है या टेट्रासाइक्लिन है। जबकि इसके पास एक भी ड्रग रेजिस्टेंट जीन नहीं है फर्स्ट वाले के पास। समझ रहे हो, तो फर्स्ट में कॉलोनी आएगी ही नहीं, डॉट 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 होके रह जाएंगे, कोई कॉलोनी नहीं आई। कोई कॉलोनी आई नहीं, यहाँ बनी नहीं पाई कॉलोनी, क्योंकि दोनों में कॉलोनी नहीं बन रही है। इंडिकेटर ये बता रही है कि भाई ये तो ड्रग सेंसिटिव है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आ गया। अब समझना, एम्पिसिलिन को तो कट नहीं किया था ना आपने, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात चल रही है, एम्पिसिलिन को कट नहीं किया आपने। तो एम्पिसिलिन वाला यहां पर ग्रो करेगा, यहां पर ग्रो करेगा, और यहां पर भी ग्रो करेगा, दोनों में ग्रो कर रहा है। जो दोनों में ग्रो कर रहा है वो एम्पिसिलिन है। जो यहां और यहां दोनों में ग्रो कर रहा है वो एम्पिसिलिन है, क्योंकि एम्पिसिलिन का जीन तो कट किया ही नहीं आपने। तो यहां पर एम्पिसिलिन पड़ी हुई है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पावर। यहां एम्पिसिलिन है नहीं, तो ग्रो करेगा। दोनों में ग्रोथ आ रही है, तो दो चीजें ढूंढ ली। एक ऐसा बैक्टीरिया दोनों में ही मारा जा रहा है, एक ऐसा बैक्टीरिया दोनों में ही ग्रो कर रहा है। ऐसा बैक्टीरिया दोनों में मारा जा रहा है, मतलब इसके पास कोई ड्रग रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है। दोनों में ग्रोथ कर रहा है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर इसके पास है। क्लियर है बिल्कुल। पर एम्पिसिलिन से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन चूज किया था। अब आ जाओ तीसरा, तीसरी कॉलोनी। तीसरी कॉलोनी की बात कर लेते हैं भाई, तीसरी कॉलोनी की बात कर लेते हैं। अब देखो, तीसरी कॉलोनी की बात कर रहा हूं मैं, एम्पिसिलिन। हम्म अब समझना भाई, यहां पर ग्रोथ आ गई, पर यहां पर ग्रोथ नहीं आई। ये क्या बताना चाह रहा है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ये देखो, ये नंबर 1 है, नंबर 1, ये नंबर 1 है, समझना। ये नंबर 2 है, नंबर 2। ठीक है, हाँ,
ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 3। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं भाई? एक ऐसा बैक्टीरिया जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा। एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा था क्योंकि यहां पर एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन तो है नहीं। यहां टेट्रासाइक्लिन है तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रोथ नहीं कर रहा, मतलब इसका टेट्रासाइक्लिन का जीन इनएक्टिवेट हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, इसलिए यहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। मतलब पर यहां पर ग्रोथ करेगा क्योंकि यहां पर एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है। यहां है या नहीं है, मतलब तीसरे वाले का क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रे अच्छा, तीसरा हमने तो वो नाम दिया था, ओके। तीसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोला है, चलो एक कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। नंबर चेंज करने हैं मुझे बस। पहला नंबर तो समझ में आ गया, पहला। दूसरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो ये दूसरा वाला है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। समझ रहे हो? तो पहला वाला जिसकी ग्रोथ ना तो एम्पिसिलिन में हो रही है ना टेट्रासाइक्लिन में हो रही है, मतलब ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आ गया सर? पहला समझ में आ गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ना तो यहां ग्रो कर पाएगा ना यहां ग्रो कर पाएगा, उस बेचारे के पास तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है, वो सब जगह मारा जाएगा। सर समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला स्टेप समझ में आया, जिसकी ग्रोथ ना तो एम्पिसिलिन में हो रही है ना टेट्रासाइक्लिन में हो रही है, मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। समझ में आया? उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा जिसकी ग्रोथ दोनों जगह आ रही है, मतलब भाई के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है, यानी एक भी जीन के अंदर इंस्ट्रक्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं है। भाई एक भी जीन के अंदर इंस्ट्रक्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, इसमें एक भी जीन के अंदर इंस्ट्रक्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब इसका रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो तीसरा वाला भी समझ में आ गया, इसके दोनों जीन सही हैं इस बैक्टीरिया के। तो क्या कहलाएगा ये? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तीसरा क्या हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। भाई ये भी ढूंढ लिया हमने, ये भी ढूंढ लिया हमने। पर एक बैक्टीरिया ऐसा था जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं कर रहा, मतलब उसका एम्पिसिलिन का जीन सही है पर टेट्रासाइक्लिन जीन का इंसर्शन एक्टिवेशन हो गया, मतलब उसका रिकॉम्बिनेशन बन चुका है। वही तो हमें चाहिए था, जो यहां ग्रो करे पर यहां ग्रो ना करे, मतलब ये क्या है? तीसरा, दूसरा वाला, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब हम समझ गए कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट समझ में आ गया, यानी इस एक्सपेरिमेंट को क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं लिखूं अगर, तो कैसे लिखूंगा? समझना, कैसे लिखूंगा? 3 स्लाइड बनाऊंगा, समझना, बस इससे तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, इस एक छोटी सी टेबल से। ठीक है, तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3। इसमें अगर हम बात करते हैं
इसमें हम टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं, इसमें हम एम्पिसिलिन डाल देते हैं, समझना, इसमें तो डाल देते हैं एम्पिसिलिन, इसमें डाल देते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? यहां ध्यान रखना है ग्रोथ एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है, तो क्या कंडीशन आएगी? यहां पर ग्रोथ प्रेजेंट है, यहां पर भी ग्रोथ प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे इसको? यहां पर ग्रोथ प्रेजेंट है पर यहां पर ग्रोथ एब्सेंट है। ये तीन कंडीशन पूछेगा, बताओ एम्पिसिलिन में ग्रोथ नहीं है, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रोथ नहीं है, दोनों में ग्रोथ नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन चार होंगे, तो आप बोलोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहलाएगा ये? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्वेश्चन सॉल्व। दोनों में ग्रोथ है, मतलब उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है। भाई का एक भी जीन इंसर्शन एक्टिवेशन ही नहीं हुआ, मतलब उसका एक भी जीन खराब ही नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। सॉरी, रिकॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, रिकॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया, तो बोलोगे इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि एक भी जीन खराब नहीं हुआ, पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेंट। दोनों में ग्रोथ कर रहा है। हाँ भाई, एम्पिसिलिन में तो कर रहा है पर टेट्रासाइक्लिन का जीन काम नहीं कर रहा, मतलब टेट्रासाइक्लिन के अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं आया? अब तुम सेलेक्टेबल मार्कर, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जितने भी कंडीशंस बन सकती हैं, सर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर? आते हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल, जो लैब में करोगे ऐसे बताते हैं। अगर देखो तुम एक बार दिल से आग लगाओगे ना तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया। यस, BMSD, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे उन बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, एक आध कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि उसको पता चलना चाहिए हाँ यार समझ में आ रहा है बच्चों को। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है ना? अगर फिर भी कोई कुछ बच्चे का कोई डाउट है, क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, BMS, सुपर, चलो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आज करा दिया है। सैटरडे को वैसे तरुण सर क्लास ले रहे थे, पर मैं ही लूंगा, एक बार रिक्वेस्ट कर लूंगा मैं उनसे, ठीक है? तो क्योंकि सैटरडे को मैं खत्म करूंगा, मैं बहुत तसल्ली से कराऊंगा, पर बहुत बायोटेक के बहुत अच्छे से कराना चाह रहा हूँ, मतलब उम्दा लेवल की, ठीक है, जिस मतलब अल्टीमेट लेवल की, ठीक है? तो मैं सैटरडे को भी क्लास में लूंगा, प्रोसेस तभी होगा क्योंकि कल मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। मतलब पहले मैं लैक ओपरोन समझाऊंगा आपको, लैक ओपरोन होता क्या है, जो अभी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शायद पढ़ रहे होगे या जो भी आप पढ़ चुके होगे, ठीक है? तो लैक ओपरोन समझाऊंगा, लैक ओपरोन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, जीन एक्सप्रेशन में। फिर क्योंकि लैक जीन समझाना है मुझे, तो लैक ओपरोन से मैं लैक जेड जीन कट करूंगा और एक नया प्लाज्मिड बनाऊंगा, PUC8, जो हम लैब में यूज करते हैं, और उस PUC8 का पूरा एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, जिससे आपको लैक जेड जीन वाला कंसेप्ट जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा के देते हैं एनसीईआरटी वाला, कि ब्लू कॉलोनी आई, व्हाइट कॉलोनी आई, बताओ क्या होगा, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। जिंदगी में कंफ्यूजन आने नहीं दूंगा मैं, ठीक है? तो कल मैं क्लास ले रहा हूं और परसों भी मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है? ओके, जैसे इस वीक में चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीक तरुण सर की क्लास चलेगी, और उसके अगले वीक के अंदर मैं दूसरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। हाँ, अगले वाले वीक में जो मेरा वीक आएगा, उसमें हो सकता है एक या दो क्लास में तरुण सर को दे दूंगा, क्योंकि एक चैप्टर खत्म करने के बाद नया चैप्टर शायद मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि तरुण सर को एक दो क्लास मिल जाएंगे तो वो बराबर पे थोड़ा सा आ जाएंगे, ठीक है? ओके, फिर जो तीसरा वीक होगा उसमें यार, उसमें तो खत्म हो जाएगा, ठीक है?
क्योंकि इसके बाद 2 वीक चाहिए मुझे, ठीक है। 2 वीक में मतलब 4-4 दिन चाहिए, 1 वीक में 4 दिन, 1 वीक में 5 दिन, बस खत्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक मैं रख रहा हूं आज। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, पर क्वेश्चंस मैंने आगे तक के दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैंने आगे तक के दे दिए हैं, जितने हो जाए उतने कर लेना, बाद बाकी कल सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो हो सकता है सारे क्वेश्चंस ना हो पाए आपसे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आगे तक के दिए हैं, ये पूरा मैंने पूरा समझा दिया है, पर टेंशन मत करना, क्योंकि कल मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा, पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, जैसे चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक, इस तरह क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं सारे के सारे, इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाओगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को लगाओगे, जैसे थोड़ा प्रैक्टिस होगी आपकी कि किस तरह के क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, और सर जो करा रहे हैं क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी पर मास्टरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कल सारे क्वेश्चन करके आना, जितने हो जाए, जो रह जाए वो कल वाले टॉपिक से कवर होंगे, ठीक है। तो कल और परसों मैं टॉपिक को खत्म कर दूंगा। ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय, इतना ही रखूंगा। किसको आज प्रैक्टिस करना, एक खाली पेपर पर लेना और सोचना मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने बीकर ले लिया, ड्रॉ करना उसको 2 बार कर लेना, जिंदगी में नहीं बोलोगे। और क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, जब 1 या 2 बार ड्रॉ कर लोगे ना बिना देखे, सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन छूट जाए तुमसे, ठीक है। और एक PVR 322 का डायग्राम बिना देखे पूरा एक्सप्रेशन के साथ बनाओगे 1 या 2 बार, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाने, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, बाय बेटा, बाय बाय बाय, सेम टाइम। हाँ ये ध्यान रखना, कल शायद फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे मेरा यूट्यूब पर सेशन है, ठीक है। एक बार जाकर के चाहो तो लाइक कर देना उसको, ठीक है। थोड़ा सा पर मैं बताया आप नहीं करोगे, पर दिल है ना मानता ही नहीं है कहे बिना, अपने होते हैं ना, देखना अपना है, बच्चा है, मैं जानता हूं मैं ये बात नहीं मानेगा, ठीक है। मैं जानता हूं ये सुबह प्रॉपर, मतलब जो भी हम कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा बात नहीं मानेगा, पर दिल है ना, बच्चा है, एक बार हम कहेंगे जरूर, ठीक है। माने ना माने वो उसका प्रारब्ध है, ठीक है, पर दिल है, मानता नहीं है, ठीक है। तो कहे बिना मानेगा नहीं, अपनों से ही कहता है इंसान, ठीक है। तो एक बार लाइक कर देना, और कल अगर मैं 4 बजे तो स्टार्ट नहीं करता, मैं 5 बजे सेशन स्टार्ट करूंगा, तो 5 बजे अगर आ सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, बिल्कुल एनसीईआरटी डीप लाइन ही करा रहा हूं मैं, ठीक है। नीट हाफ नहीं करा रहा, नीट हाफ इसलिए बोल सकते हो क्योंकि 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए नीट हाफ है। एनसीईआरटी डीप लाइन इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ओनली ओनली और ओनली एनसीईआरटी की लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन को बहुत बेहतर तरीके से, इसलिए एनसीईआरटी डीप लाइन है, कम टाइम के अंदर है, इसलिए नीट हाफ है, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं 5 बजे से 6 और 7, 7:30 हार्डली, ठीक है। 2 से ढाई घंटे का सेशन रहेगा, तो कल मिलते हैं, ठीक है, शाम को सेशन में, और 1 बजे मिलते हैं, ठीक है। वो पर आज एक बार बस लाइक कर देना, बस बस कहूंगा, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, ओके बाय बेटा, बाय 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 बाय।